हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलेगो फंजाई के बारे में। ऑस्ट्रेलेगो फंजाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे इसका इंट्रोडक्शन, इसका अक्रेंस यानी प्राप्ति स्थान, ऑस्ट्रेलेगो फंजाई कहाँ पर पाया जाता है, सिम्टम्स ऑफ स्मट डिजीज, सिस्टमेटिक पोजीशन, माइसीलियम का स्ट्रक्चर, एंड देन फाइनली हम कवर करेंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एग्जाम पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से ऑस्ट्रेलेगो फंजाई से रिलेटेड पूछा जाएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कैसे पूछा जाता है जनरली, तो वो मैं आपको आइडिया, एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। एग्जाम पेपर में जनरली जो क्वेश्चन आता है वो इसकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड आता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ऑस्ट्रेलेगो फंजाई। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑस्ट्रेलेगो फंजाई। आपसे डायरेक्टली लाइफ साइकिल पूछता है। तो लाइफ साइकिल के अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे नोट्स के अंदर या बुक्स के अंदर कितनी सारी थ्योरी मेंशन की गई है। इतनी सारी अगर थ्योरी आप लोग मेंशन करने लग जाएंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। 1 घंटे से ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप लोगों को डायग्राम भी बहुत अच्छे से बनाना होता है, थ्योरी को भी अच्छे से लिखना होता है। तो इतनी थ्योरी आप लोग नहीं लिख पाएंगे। तो आपको कैसे मैनेज करना है टाइम को, और किस तरह से इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर मेथड्स ऑफ कंट्रोल वगैरह भी लिखा गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही गाइडेंस देने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस सब कुछ करूंगा, मैंने मतलब कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलेगो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब मैं कवर करने वाला हूँ। लेकिन एग्जाम पेपर में आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोग फ्रंट पेज पर हेडिंग डालेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन। आप लोग जो है ऑस्ट्रेलेगो फंजाई का सिस्टमेटिक पोजीशन डालेंगे, वहां पर आप लोग ये लिख सकते हैं। नंबर सेकंड पर आप लोग उसके माइसीलियम की स्ट्रक्चर हेडिंग डालेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। उसके बाद आप लोग माइसीलियम के स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं। फाइनली आप लोग हेडिंग डालेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ऑस्ट्रेलेगो फंजाई। वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होगा, क्योंकि एग्जाम पेपर में वही आपसे पूछा गया है। अब आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, अगर आप एक समझदार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो आप लोग रटेंगे नहीं। आप लोग सिंपली क्या करेंगे, आप लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने जैसे फ्रंट पेज पर सिस्टमेटिक पोजीशन और माइसीलियम के स्ट्रक्चर को मेंशन किया, सेकंड पेज को आप लोग खाली छोड़ देंगे ताकि वहां पर आप लोग लाइफ साइकिल की थ्योरी लिख सकें। थर्ड पेज पर आपको ये पूरा डायग्राम बनाना होगा। मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस डायग्राम को आपको क्या करना है, एग्जाम पेपर में जितनी अच्छी तरीके से आप लोग डायग्राम बनाएंगे, आप लोग चाहें तो कलरफुल पेन का भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ रेड पेन आपको यूज नहीं करना है। बाकी सभी तरह के जो पेन्स है वो सब यूज करके आप लोग इस डायग्राम को काफी अच्छे से बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसको बार बार आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट लाइफ साइकिल। अब आपको थ्योरी कैसे मेंशन करनी है वो मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो के अंदर आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा। मैं आपको सिर्फ इस डायग्राम के बेस पर मैं आपको पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक उसी प्रकार से आपको भी वही करना है। एग्जामिनर आपका सिर्फ डायग्राम देखकर ही समझ जाता है कि आप लोगों ने क्या एक्सप्लेन किया होगा। राइट, आपको इतनी सारी थ्योरी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दी गई है और जो कि हमें पढ़नी चाहिए नॉलेज के लिए, लेकिन एग्जाम पेपर में आप लोगों को सब कुछ मेंशन नहीं करना है। उसमें पॉइंट टू द पॉइंट आप लोग बात करेंगे, कैसे क्या होता है, किस किस स्टेज में क्या क्या होता है, कब इन्फेक्शन होता है, कब यहाँ पर जर्मिनेशन होता है, कब यहाँ पर इन्फेक्शन दोबारा से किसी हेल्दी प्लांट में होता है, कब माइसीलियम ग्रो करता है। ये सारी चीज़ें आपको लोगों को स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर एक्सप्लेन करनी होगी। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है 2021 में, अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शन। आप लोग चाहें तो ये नोट्स बना सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया कि अगर एग्जाम पेपर में आता है तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप लोग मेंशन करेंगे
फंजाई ऑस्ट्रेलेगोट्रिटिसाई गेहूं के अंदर लूज स्मट डिजीज को कॉज करता है। यह डिजीज प्राय शीट बोर्न होता है तथा इस परजीवी फंजाई यानी इस पैरासाइटिक फंजाई का जो माइसीलियम होता है वो डोरमेंट स्टेज में गेहूं के जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अक्रेंस यानी प्राप्ति स्थान के बारे में। तो ऑस्ट्रेलेगो जीनस की लगभग 400 स्पीसीज हैं जो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसका कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, लगभग सभी जगह पर, ये दुनिया के सभी जगह पर पाई जाती हैं। इसमें से अधिकांश स्पीसीज इंपॉर्टेंट जो हमारे इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट्स होते हैं, जैसे कि गेहूं, मक्का, जौ, जई, गन्ना, घास आदि, इन सभी सीरियल प्लांट्स पर ये जो है परजीवी के रूप में, पैरासाइटिक के रूप में पाई जाती हैं तथा उनमें स्मट नामक डिजीज को कोस करती हैं, जिनसे कि पौधों के जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, वो ब्लैक पाउडर के रूप में चेंज हो जाते हैं। यह ब्लैक पाउडर वास्तव में स्पोर्स का ग्रुप होता है। चूंकि यह स्मट के रूप में मिल रहा है, इसीलिए इस फंजाई को कभी कभी स्मट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट, स्मट डिजीज के कारण हमारे जितने भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के सीरियल प्लांट्स होते हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण हमें और हमारे देश को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में हम इस बीमारी को साधारण भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में कांगरी, कांडवा या करंजुआ कहा जाता है। ओस्ट्रोलैगो की कुछ निम्न स्पीसीज हैं जो कि हमारे सीरियल प्लांट्स के अंदर लूज स्मट या कवर्ड स्मट डिजीज कोस करते हैं, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलेगोट्रिटिसाई होता है, ये वीट के अंदर लूज स्मट डिजीज कोस करता है, गेहूं के अंदर लूज स्मट डिजीज कोस करता है। ऑस्ट्रेलेगो अवेनी है, ये ओट्स के अंदर लूज स्मट डिजीज कोस करता है। ऑस्ट्रेलेगो माइडिस है, ये मेज के अंदर लूज स्मट डिजीज कोस करता है। ऑस्ट्रेलेगो होडोई है, ये बार्ली के अंदर कवर्ड स्मट डिजीज कोस करता है। ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा है, ये बार्ली के अंदर लूज स्मट डिजीज कोस करता है। यहाँ पर 2 टर्म आ रहे हैं, एक होता है लूज स्मट, एक होता है कवर्ड स्मट। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो कवर्ड स्मट में जो फ्लावरिंग स्टेज होती है उस समय इसमें स्पोर्स का डिस्पर्सल नहीं होता, क्योंकि ये कवर्ड रहता है। जिस समय थ्रेशिंग होती है, थ्रेशिंग का मतलब जब आप गेहूं के दाने या किसी भी सीरियल प्लांट्स के ग्रेन्स को जब आप उसको सेपरेट करते हैं तो उस मेथड को कहा जाता है थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग के समय स्पोर्स बेसिकली इसमें फ्री होते हैं। लेकिन अगर आप देखें लूज स्मट में तो फ्लोरिंग स्टेज में ही स्पोर्स जो है फ्री हो जाते हैं, उनका डिस्पर्सल हो जाता है। अब हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ स्मट डिजीज, यानी कि अगर किसी सीरियल प्लांट के अंदर ये डिजीज कोज हो जाता है तो क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलेगा, क्या लक्षण है? तो सामान्य जो हेल्दी प्लांट होते हैं, ऑस्ट्रेलेगो नामक फंजाई अगर उस पर अटैक कर देता है तो स्मट डिजीज फैल जाता है, राइट। तो होस्ट प्लांट में इस रोग के निम्न लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सबसे पहला, ओवरी और फ्लावर जो होते हैं पूरी तरह से क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा रिप्लेस्ड हो जाते हैं, यानी उस प्लांट के जो ओवरी और फ्लावर के जो पार्ट है उसमें काफ़ी सारे क्लेमाइडोस्पोर्स भर जाते हैं। ओवरी जो होती है वो काले रंग के स्मट स्पोर्स या पाउडर के रूप में भर जाती है। स्टेम और लीफ पर गॉल्स प्रदर्शित होने लगते हैं। शीड का निर्माण लगभग समाप्त हो जाता है और जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो ब्लैक कलर में दिखाई देती है। तो ये सारे लक्षण हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर स्मट डिजीज कोज हो चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। ऑस्ट्रेलेगो फंजाई का जो सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कि ये किंगडम माइकोटा में रखा गया है, डिवीजन यू माइकोटिना में रखा गया है, सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटिना है, यानी इसमें बेसिडियम बनेगा, राइट। और बेसिडियम से बनता है बेसिडियोस्पोर्स। क्लास टिलिटोमाइसिटीज, ऑर्डर ऑस्ट्रेलोजिनेल्स, फैमिली ऑस्ट्रेलोजिनेसी एंड जीनस ऑस्ट्रेलेगो। अब हम देखते हैं माइसीलियम। इस फंजाई का माइसीलियम कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है? तो ऑस्ट्रेलेगोट्रिटिसाई एक इंटरनल पैरासाइट होता है, यानी ये बेसिकली इसका जो माइसीलियम होता है वो डाई कैरियोटिक होता है और होस्ट टिश्यू के मध्य जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। कोशिकाओं के बीच थोड़ी थोड़ी जगह बची रहती है, स्पेस बचा होता है, उसी को कहा जाता है इंटरसेल्युलर स्पेस। हाइफी जो होता है वो होस्ट सेल के डिफ्यूजन द्वारा भोजन को चूसता है, क्योंकि हिस्टूरिया इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, तो इसीलिए जो हाइफी होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा फूड को एब्जॉर्ब करता है। स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए लाइफ साइकिल ऑफ ऑस्ट्रेलेगो फंजाई। ऑस्ट्रेलेगो फंजाई की लाइफ साइकिल के अंदर अगर आप लोग इतनी सारी थ्योरी मेंशन करेंगे जो कि यहाँ पर बुक्स या नोट्स के अंदर मेंशन की गई है, तो डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और एग्जाम पेपर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने टाइम को मैनेज करना। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एग्जाम पेपर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको आता है, बट उतने टाइम ड्यूरेशन में उन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना जितना कि आपको टाइम दिया गया है एग्जाम पेपर में, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ पर स्टूडेंट के इंटेलिजेंस का भी टेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है।
अब स्टूडेंट देखता है कि दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं कौन सा सेलेक्ट करूं, कौन सा इसमें से ज़्यादा बेटर होगा, तो स्टूडेंट एक अलग ही तरह के कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है। ऐसे में स्टूडेंट को ये देखना है कि किस में ज़्यादा डायग्राम्स हैं या किसको वो बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, उस क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट करना चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि एग्जाम पेपर में आपको ध्यान रखनी है, जो कि मैं आपको बताता रहता हूँ। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि आप लोगों को एक्सप्लेन कैसे करना है, इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में लाइफ साइकिल पूछा जाए तो सबसे पहले आप लोग सिस्टमेटिक पोजीशन लेंगे, लिखेंगे फर्स्ट पेज पर। सेकंड पेज पर आप लोग वहां पर माइसीलियम की स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, उसका डायग्राम भी बना सकते हैं। थर्ड पेज को आपको बिल्कुल खाली छोड़ देना है, हेडिंग डाल लेंगे वहां पर लाइफ साइकिल ऑफ ऑस्ट्रेलियागोफंजाई और उसको पूरी तरह से खाली छोड़ देंगे। खाली इसलिए छोड़ेंगे ताकि आप लोग वहां पर थ्योरी लिख सकें। इसके बाद आप लोग फोर्थ पेज पर ये पूरा डायग्राम बनाएंगे। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियागोफंजाई का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस डायग्राम को आप लोग अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करके इसको ड्रॉ करके समझ लीजिए, ठीक है। तो अब मैं इस डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगा लाइफ साइकिल ऑफ ऑस्ट्रेलियागोफंजाई। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप दिखाई देगा आपको कि एक पूरी तरह से एक साइकिल चल रही है, ये पूरी तरह से एक साइकिल चल रही है। अगर आप किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तभी आप इस साइकिल को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो रेफरेंस पॉइंट मानते हैं हम यहाँ पर वीट प्लांट की स्वस्थ पौधे को। ये जो आपको वीट प्लांट दिखाई दे रहा है पूरी तरह से हेल्थी प्लांट है। अब इस पर अटैक करते हैं बेसिडियस स्पोर्स। बेसिडियस स्पोर्स जो होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, इसीलिए हम एक को पॉजिटिव स्ट्रेन, एक को माइनस स्ट्रेन यानी नेगेटिव स्ट्रेन में हम इसको मान लेते हैं। तो ये बेसिडियस स्पोर्स आकर अटैक कर देते हैं गेहूं के स्वस्थ पौधे पर, जिसकी वजह से अब ये इन्फेक्टेड हो जाता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इस होस्ट पर जैसे ही ये पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद ये अपने माइसीलियम को इनके अंदर ग्रो करेंगे, राइट। इन होस्ट टिश्यूज के अंदर जो सेल होता है उसमें अपनी पूरी माइसीलियम को ये पूरी तरह से ग्रो कर देते हैं। ग्रो करने के बाद ये जो पौधा है वो इन्फेक्टेड होने के बाद ब्लैक कलर में दिखाई देने लगता है। यहाँ पर देखेंगे ब्लैकिश इसके जो ग्रेन्स होंगे, जो दाने होते हैं गेहूं के या किसी भी सीरियल प्लांट के जिस पर ये अटैक करता है, पूरी तरह से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ब्लैक कलर होता है बेसिकली क्या है, ये एक पाउडर है, स्पोर्स के ग्रुप का एक तरीके से पाउडर होता है, ठीक है। ये जो है स्पोर्स के ग्रुप होता है। अब ये जो इन्फेक्टेड प्लांट है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इसकी सेल के अंदर जो है पूरी तरह से इसका माइसीलियम ग्रो होता है। इसमें देखेंगे, इसमें जो है प्लस स्ट्रेन के, ये इस माइसीलियम को आप क्या कहेंगे, प्राइमरी माइसीलियम, ठीक है। ये जो है प्राइमरी माइसीलियम है। अगर ये पॉजिटिव स्ट्रेन का प्राइमरी माइसीलियम है और ये दूसरी तरफ होता है नेगेटिव स्ट्रेन का, अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं, पॉजिटिव प्राइमरी माइसीलियम और नेगेटिव प्राइमरी माइसीलियम जैसे ही मिल जाते हैं आपस में, तब ये बनाते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये मान लेते हैं हम नेगेटिव स्ट्रेन का है, ये मान लेते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन का। जैसे ये दोनों माइसीलियम आपस में मिल जाते हैं होस्ट टिश्यू या होस्ट सेल के अंदर, तो ये बना लेते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम, जिसे कहा जाता है सेकेंडरी माइसीलियम। तो ध्यान रखना है एक पॉइंट कि जब दो प्राइमरी माइसीलियम आपस में मिलते हैं जो कि अपोजिट स्ट्रेन के होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, राइट, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो दोनों ही मिल करके एक सेकेंडरी माइसीलियम बना लेते हैं। अब ये जो आप सेकेंडरी माइसीलियम देख रहे हैं, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें इसकी एक सेल में दो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो सेकेंडरी माइसीलियम, इसे हम डाइकैरियोटिक माइसीलियम भी कहते हैं। अब इससे बनता है क्लेमाइडोस्पोर्स। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये जो आपको क्लेमाइडोस्पोर्स दिखाई दे रहा है, ये अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये एक यूनिसेलुलर होता है और ये डाइकैरियोटिक होता है क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियस होता है और ये हाईली थिक वाल स्ट्रक्चर होती है। थिक वाल मतलब मोटी सी एक वाल चढ़ी होती है जो कि अनफेवरेबल पीरियड का सामना करती है। जैसे परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल नहीं है तो उस कंडीशन में इसके चारों तरफ वाल होती है। अगर आप इस वाल की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बाहरी वाल कहलाती है एक्साइन और अंदर की वाल इंटाइन कहलाती है। एक तरीके से जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं ये डोरमेंट स्टेज यानी कि अनफेवरेबल पीरियड का सामना करने के लिए कुछ समय के लिए अपने आप को इनएक्टिव स्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स के अंदर दो न्यूक्लियाई देखे गए हैं, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं, इसे कहा जाता है कैरियोगेमी। फ्यूजन के बाद इसमें जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर को, इसके दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज कर चुके हैं। फ्यूज करने के बाद ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इसमें एक जेम ट्यूब निकलता है। इस जेम ट्यूब को हम बोलते हैं प्रोमाइसीलियम। प्रोमाइसीलियम को बेसिकली हम इपीबेसिडियम भी कहते हैं
क्योंकि इसी से आगे चलकर बेसिडियम का निर्माण होता है, तो इसे हम इपीबेसिडियम भी कहते हैं। ये सब फेवरेबल कंडीशन में होता है। अब इस इपीबेसिडियम के अंदर आपको जो एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, इसमें रिडक्शन डिवीजन और सिंपल डिवीजन से 1 से 2, 2 से 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। देख सकते हैं आप, इसके अंदर 4 न्यूक्लियाई पूरी तरह से दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है, इनमें सेप्टा बन जाता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर सेप्टा बन जाएगा, यहाँ पर सेप्टा बन जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सेप्टा बन चुका है। अब जैसे इसमें सेप्टा बनता है तो आप देखेंगे 4 सेल आपको दिखाई दे रही हैं और हर सेल में एक न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है और बीच में एक सेप्टा बना हुआ है। ये एक तरीके से इसे हम कहेंगे बेसिडियल सेल। और ये जो जिसमें 4 बेसिडियल सेल दिखाई दे रही है, जो स्ट्रक्चर है, अब इस जर्म ट्यूब को या इस प्रोमाइसिलियम को अब हम कहेंगे बेसिडियम। ये एक तरीके से फ्रूटिंग बॉडी होता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है डिवाइड करके स्पोर्स बनाते हैं। इन स्पोर्स को कहा जाता है बेसिडियस स्पोर्स, जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। कुछ माइनस टाइप के होते हैं, कुछ प्लस टाइप के होते हैं, यानी कि अपोजिट स्ट्रेन के होते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं ये फ्री हो जाते हैं, ये हवा के द्वारा इनका डिस्पर्शन होता है और ये जो है अटैक करते हैं किसी हेल्दी प्लांट पर। तो काफ़ी आसान है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर हमें समझ में आ चुका है कि ये जो बेसिडियस स्पोर्स है यही जो है हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, फिर दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर वही, यानी अब एक पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन है पूछने लायक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक जो स्टूडेंट होते हैं वो कई बार अपने क्लास टीचर से इस तरह का क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते। क्वेश्चन ना पूछने का मेन कारण होता है, आई थिंक, कि वो अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सर आप ये बताइए, आपने कहा कि यहाँ पर 2 स्पोर्स बने हैं जो कि अपोजिट स्ट्रेन के हैं, एक प्लस टाइप का है, एक माइनस टाइप का है। मान लीजिए कि किसी हेल्दी प्लांट पर सिर्फ प्लस टाइप का स्पोर्स पहुँच पाता है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा? क्या उस समय डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक 2 अपोजिट स्ट्रेन के यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम नहीं बनेगा। और जब तक ये डाइकैरियोटिक या सेकेंडरी माइसिलियम नहीं बनेगा तब तक क्लेमाइडोस्पोर्स ही नहीं बनेंगे। अगर क्लेमाइडोस्पोर्स नहीं बनेंगे तो दोबारा से स्पोर्स जो बेसिडियोस्पोर है ये भी नहीं बनेगा। तो मेन पॉइंट क्या होता है, मेन पॉइंट ये है कि ये जो प्लस टाइप का बेसिडियोस्पोर है ये जाकर के किसी हेल्दी प्लांट पर अटैक कर देता है, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव टाइप का प्राइमरी माइसिलियम बना लेगा। अब ये वेट करेगा ताकि इनके जो अपोजिट स्ट्रेन के न्यूक्लियस है वापस में मिल सके, तभी वो सेकेंडरी माइसिलियम बना पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर जो ऑस्टिलेगो का जो थैलस होता है वो हेट्रोथैलक स्ट्रक्चर होती है। ये जो है एक तरीके से हेट्रोथैलस होती है। हेट्रोथैलस का मतलब डिफरेंट थैलस, यानी कुछ पॉजिटिव टाइप का होता है, कुछ नेगेटिव टाइप का। जब तक ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मिलेंगे तब तक ध्यान रखना क्लेमाइडोस्पोर नहीं बनेगा। यही चीज़ यहाँ पर इस थ्योरी में भी बताई गई है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस थ्योरी को पढ़ना जरूरी तो है, एक तरीके से इसमें काफ़ी कुछ आपको बताया गया है, लेकिन मेन पॉइंट मैंने आपको क्या कहा, आपको स्टेप वाइज आप लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया, आपने इस पूरी अच्छी तरह से लाइफ साइकिल को समझ लिया होगा। अब यही चीज़ आपको अपनी लैंग्वेज में आप एग्जाम पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस डायग्राम आपको अच्छे से बनाना होगा ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए। डायग्राम ही आपकी मेन एक्सप्लेनेशन होती है। तो अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ कंट्रोल, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ कंट्रोल के अंदर आप लोग लिखेंगे, स्मट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ निम्न उपाय है जिसे हम कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसे उखाड़ कर जला दीजिए। नंबर सेकंड पॉइंट, बीजों को बोने से पहले कुछ केमिकल्स जैसे फॉर एग्जांपल 50% नीले थोथे के घोल यानी कॉपर सल्फेट से सल्फर डस्ट से फॉर्मेलिन आदि के संपर्क में लाना चाहिए, जिससे कि दाने पर चिपके हुए जो डिजीज स्पोर्स है वो डैमेज हो जाए, नष्ट हो जाए। नंबर थर्ड पॉइंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। इस विधि में प्राय ऑस्ट्रेलेगो ट्रिटिसाई द्वारा उत्पन्न गेहूं में स्मट रोग की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। यह विधि जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने प्रचलित की थी। इस विधि में बीजों को बोने से पहले 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी में 4 से 6 घंटे तक रखते हैं। फिर इन बीजों को 50 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी में 10 मिनट के लिए रखा जाता है तथा बीज का जो एम्ब्रियो है वह सुरक्षित व जीवित रहता है। नंबर 4 पॉइंट आता है सोलर ट्रीटमेंट। इस मेथड में मई जून के महीने में बीजों को रात भर पानी में भिगो करके धूप में रख देते हैं, जिससे कि बीजों के अंदर जो डोरमेंट माइसिलियम है वो नष्ट हो जाते हैं। बोने के लिए अच्छे स्वस्थ बीजों का चयन भी इस रोकथाम के लिए सहायक होता है। रेजिस्टेंस वैरायटी के बोने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए और बीजों को बोने से पहले तेज गति से सेंट्रीफ्यूग कर देने से रोग जो है वो काफ़ी मात्रा में कंट्रोल हो जाता है।
तो ये हमने देखा इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलागोफंजाई की लाइफ साइकिल के अंदर अगर लिखा गया हो एग्जाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में कि आप लोग मेथड्स ऑफ कंट्रोल भी लिखिए, तभी आप लिखेंगे, वरना लाइफ साइकिल को मेंशन ही करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, लास्ट तक के देखा और सपोर्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।